नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की। देखिए, यूं तो अब घड़ी की सुइयों पर सबका इंतजार है, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है अब। और अब आज जो सीट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो है मंडला, जहां पर वोटिंग क्या हुई है इसको लेकर हम विश्लेषण करेंगे। बड़ा है, कम हुआ है, इसको लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और मंडला जिला इसलिए भी चर्चा में आ गया है क्योंकि हॉट सीट बना हुआ है, इसलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंडला जिले पर जो बम्पर वोटिंग हुई है, बड़ा है मत प्रतिशत, उसके क्या मायने हैं। तो घड़ी की सुइयों ने रफ्तार पकड़ ली है। जो प्रत्याशी हैं और पार्टियां हैं, दल हैं, उनके धड़कनें जो है बढ़ गई हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है जब पता चल जाएगा कि ईवीएम में किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। मंडला जिले में अब की बार जंग जोरदार होगी, क्योंकि जिले की एक सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा यहाँ की जनता ने भी बम्पर वोटिंग की। जिले में 82.16% मतदान हुआ है। बात की जाए जिले की 3 सीटों पर, तो सबसे खास इस बार है निवास की सीट। इस सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला चैन सिंह बरकड़े से होगा। हुआ है। और अब देखना होगा कि ईवीएम जब खुलेगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीट पर भी 82.10% तक वोट डाले गए हैं। 2018 की तुलना में करीब 5% बढ़ोतरी वोटों में देखी गई है। अगर बात मंडला सीट की करें तो इस सीट पर 82.34% जो है मतदान हुआ है। यहाँ भी 2018 की तुलना में करीब 4% वोटिंग ज्यादा हुई है। बिछिया सीट पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट कास्ट किया। इस सीट पर 82.04% वोट डाले गए। दरअसल इन तीनों सीटों में से फिलहाल 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बीजेपी के पास महज 1 सीट है। खैर, इस बार सभी सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। अब इस बड़ी हुई वोटिंग के मायने क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज सत्ता का महासंग्राम में चर्चा कर लेते हैं मंडला जिले की 3 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसका विश्लेषण। तो सबसे पहले तीनों सीटें आपको बता दें, जहां दोनों ही तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, बिछिया की अगर मैं बात करूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए बिछिया, जहां नारायण सिंह पट्टा और डॉक्टर विजय आनंद मरावी के बीच मुकाबला हुआ था। डॉक्टर विजय आनंद मरावी का पार्टी के अंदर विरोध भी देखा गया था। फिर निवास की बात कर लीजिए तो चैन सिंह बरकड़े फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच मुकाबला हुआ था। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और ये उस लिस्ट में है जहां 7 सांसद 3 केंद्रीय मंत्रियों को जब बीजेपी ने उतारा था तो सबके होश उड़ गए थे कि आखिर कौन सा टास्क बीजेपी कर रही है या कौन सा इस बार कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी चल रही है। मंडला, जहां डॉक्टर अशोक मस्कोले जिनका टिकट बदल दिया गया है, पहले ये निवास से चुनाव लड़ते थे और अब ये मंडला में आ गए हैं। संपत्तियां वही के इनके सामने है, आदिवासी चेहरा है, पूर्व सांसद हैं और अब इस बार क्या कुछ संपत्तियां उइके कमाल कर पाती हैं, ये देखना होगा। तो बड़े बड़े नामों को मैदान में उतार दिया मंडला इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आदिवासी वोट बैंक तो है ही यहाँ पर। और उसके अलावा ये भी यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 2018 में जब आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया था तो बीजेपी की सरकार चली गई थी, लेकिन इस बार आदिवासी किसके साथ है। जब यहाँ पर सभाएं हुई तो प्रियंका गांधी ने आदिवासियों के लिए कहा था कि मामा यहाँ पर जो आदिवासी हैं उनको जूते चप्पल पहना रहे हैं, जिस पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सभा में कहा था कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। हाँ, हमारी पार्टी में वो खुद कहते हैं कि हम पहना रहे हैं आदिवासियों को जूते चप्पल, उनके बारे में सोच रहे हैं। पर बहुत सारी बयानबाजियां आई हैं, उनका जो असर है वो मतदान प्रतिशत पर दिखा। वोटर्स ने किसको मन में रखकर वोट कास्ट किया, तमाम मुद्दे हैं जिनको आज हम चर्चा में लेने वाले हैं कि आखिर मत प्रतिशत में जो दिखा है वो किस ओर जा रहा है। क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। मंडला से 3 विधानसभा सीट है जिसमें सबसे ज्यादा नजर हाई प्रोफाइल हॉट सीट फग्गन सिंह कुलस्ते की निवास। और निवास के बारे में ये किंवदंती है कि निवास जीता, सरकार उसकी हो गई, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते जब सांसद रहे राहुल, तो फग्गन सिंह कुलस्ते निवास ही ऐसी सीट थी जहां से उन्हें विधानसभा थी जहां से उन्हें कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनके सामने डबल चुनौती है। न केवल निवास सीट उन्हें जीतनी है बल्कि आसपास की सीटों पर भी उनका प्रभाव है, ये भी उन्हें दिखाना है। क्या माहौल रहा चुनावी समय पर जब वोट कास्ट हो रहे थे, आप ग्राउंड पर मौजूद थे, जनता में किस बात को लेकर आक्रोश था या वो किन पार्टियों के साथ जाना चाह रही थी, बताइए। मत प्रतिशत किस ओर गया होगा, किन मुद्दों पर?
जी, मैं आपको बता दूं कि अगर अपनी निवास विधानसभा की बात करें तो निवास विधानसभा में ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनको लेकर इस बार ये चुनाव मैदान में प्रदर्शित व्यक्ति भी किए थे। और लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जनता के सामने जो आज चुटका परमाणु राष्ट्रीय राजमार्ग और है दलपत साहब और या बसनी बांध को ले लें, नर्मदा जल लाओ और तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उनको लेकर ऐसे काफी मुद्दे थे जिनको लेकर जनता काफी दिनों से मांग कर रही थी। पर लेकिन वो जनता की जो कुछ मांगे थी वो भाजपा कार्यकाल में पूर्ण नहीं हो पाई है। लेकिन जो अगर मत प्रतिशत की बात करें तो लगभग निवास में विधानसभा में जो मत प्रतिशत रहा उसकी बात करें तो लगभग 82% से अधिक बताया जा रहा है। वहीं जो इस बार जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसको देख के आकलन लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि इसमें जो लाडली बहन योजना है, तमाम योजना है, उसको लेकर भाजपा को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। पर लेकिन जो कुछ योजना को लेकर चुटका परमाणु योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजा दलपत साहब, ऐसी बहुत सी जो ग्रामीण मांग कर रहे थे इनको लेकर विरोध था, तो कहीं ना कहीं उसमें भाजपा को भी उसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, भाजपा प्रत्याशी विजय आनंद मरावी जिनके बारे में ये खबरें निकली कि उनका पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। हालांकि कई जगह हमने ये भी देखा कि पार्टी ने जहां जहां इस तरह की खबरें सामने आई वहां पर विरोध के सुर थामने में कामयाब भी रही है भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल ये वोट पर जो नाराज थे उनका असर दिखा या नहीं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम निवास को और भी समझने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल जी। सूर्यकांत जी, आपका आकलन क्या कहता है? बिछिया की 3 विधानसभा सीटें जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित है निवास, और उसके बाद संपत्ति उइके जी की भी सीट भी चर्चाओं में है, और बिछिया इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के अंदर ही अंतरकलह सामने आ गई थी इस सीट पर। मत प्रतिशत अब सामने आ गया है, बंपर वोटिंग हुई है। ये कहा जा रहा है कि ये जो 3 सीटें हैं उन सीटों में शामिल हैं जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 80% महिलाओं ने वोट कास्ट किया है इन सीटों पर। आप क्या आकलन करते हैं? ये महिलाओं के इर्द गिर्द जो चुनाव हुआ, पॉलिसीज महिलाओं के लिए बनाई गई, उसका असर आप देखते हैं? 3 सीटें जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से जो मतदान बढ़ा है, मतदान प्रतिशत बढ़ा है और उसमें महिलाओं ने जिस तरह से उत्साहित होकर भागीदारी की है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिखती है। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो लगभग मुझे लगता है 84% के आसपास मंडला जिले में रहा है। तो अगर उसका आकलन किया जाए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती है। लेकिन जब मतदान बढ़ता है तो उसकी 2 वजह बताई जाती है। या तो बताई जाती है कि विरोध में मत गया है या फिर एकदम से पक्ष में गया। तो इस बार ऐसी कोई वेव नहीं थी, लहर नहीं देखी गई कि जो लहर सत्ता पक्ष के पक्ष में हो या विरोध में हो। तो इसका आकलन कर पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से लाडली बहना योजना का लाभ महिलाओं को मिला है तो मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है और उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि आप निवास सीट पर फग्गन सिंह कुलस्ते स्वयं मैदान में जो केंद्र में मंत्री हैं, लगातार पिछली बार भी मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, लगातार बनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो काम करने की शैली है उससे कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी दिखी है। वो अपना वो प्रभाव नहीं बढ़ा पाए हैं। जिस तरह के मौके उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दिए हैं, केंद्र में मंत्री बनाया, सांसद बनाती आ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा थी कि वो मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे और उस चेहरे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। लेकिन वो उस तरह के प्रभावशील नेता नहीं बन सके हैं और मुझे लगता है कि अगर विधानसभा के चुनाव का टिकट उन्हें नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो अगर आप वैसे देखें तो फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए यह चुनाव प्लस वाला रहा है, क्योंकि लगता है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे के रूप में स्थापित करने का उनका एक प्रयास किया जाएगा। और वो रीजन है जिस रीजन में भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर और चेहरों की बात करके देखें अगर तो ध्रुवे जी की बात की जाए, ध्रुवे जी को पिछली बार मंत्री बनाया था लेकिन वो स्वयं चुनाव हार गए। वो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने आदिवासी जनजाति मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वो भी उतने प्रभावशाली साबित नहीं हो पाए और इस बार वो भी चुनाव मैदान में है। तो अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो कहीं ना कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी विधानसभा सीट तक ही सीमित रहे हैं। 1-2 मौके जरूर ऐसे आए हैं जहां वो अपनी विधानसभा सीट से बाहर आए हैं, जबकि इतने बड़े नेता होने के नाते और केंद्र की सरकार में, प्रदेश की सरकार में जब आपको इतना महत्व मिला है तो आपकी स्थिति तो वो होनी चाहिए कि
जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ खास नेताओं में जैसे गोपाल भार्गव है, वो पूरे के पूरे चुनाव प्रचार में निकलते ही नहीं है। या फिर आप दूसरे केंद्रीय मंत्री देख लें तो आपके उन्हें देख लें, नरसिंहपुर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो तमाम सीटों पर प्रचार करते आए प्रहलाद पटेल जी। वो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रभाव आपका होना चाहिए था और उसका पार्टी को फायदा मिलना चाहिए था। अब एक दिन का समय शेष है, 3 दिन बाद जब 3 तारीख को मतगणना होगी तो सारा का सारा सामने आ जाएगा कि आपने कितना प्रभाव रहा है आपका, आप कितने प्रभावशील रहे हैं। तो मुझे लगता है 3 तारीख तक इसका इंतजार करना चाहिए। फिलहाल अनुमान को लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का लाभ मिला होगा, जिसका फायदा फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मिला होगा और अन्य जो जिले की सीटें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला होगा। जी पारुल जी। बिल्कुल सर, लौट रही हूं आपके पास। चैन सिंह बरकड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुद कांग्रेस के उम्मीदवार है। बहुत बहुत स्वागत चैन सिंह बरकड़े जी। निवास से आप कैंडिडेट हैं और अब आपकी किस्मत 3 तारीख को पता चलेगा कि आप आने वाले समय में विधायक होंगे या फिर विपक्ष के नेता होंगे। लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ भीष्म द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सुन पा रहे हैं भीष्म जी आप मुझे? जी जी नमस्कार। लौट रही हूँ। चैन सिंह बरकड़े जी, ये इसलिए कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी ज्यादा हमने देखा कि रोचक था मंडला जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर। खासतौर पर हम जब निवास की बात करते हैं तो आपके सामने फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री, बड़ा चेहरा, बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी सभाएं की। आपके सामने काफी जोर आजमाइश हुई है फग्गन सिंह कुलस्ते को जिताने के लिए। आपके सामने कड़ी चुनौती रही, लेकिन अब मत पेटियों में चला गया है, मतदान हो चुका है, ईवीएम में कैद हो गया है सब कुछ, और अब एग्जिट पोल्स भी आना शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगे ना, एग्जिट पोल में आप इधर हैं या उधर हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं जी, और चैनल में जोड़ने के लिए धन्यवाद। निश्चित निवास विधानसभा में एक भाजपा ने एक बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री को उतारा था, जो एक आदिवासियों के लिए बहुत बड़े लीडर है और निवास क्षेत्र क्या पूरा मंडला लोकसभा क्षेत्र उनको लगातार लोकसभा में भेजा, मंत्री बने। लेकिन निश्चित ही हमारा जो निवास विधानसभा की बात करें तो विकास के मामले में 0 है और निश्चित क्षेत्र की जो जनता है, मतदाता है, वो इन कामों को, उनके 33 साल के कार्यकाल को देख के वोट करेगा। कि उन्होंने यदि कुछ नहीं किया तो उनको कोई वोट नहीं करेंगे, ये बात निश्चित मान लीजिए। आपको ये लगता है कि क्योंकि हमने देखा कि ये भी प्रचारित किया गया, क्योंकि ये भी कहा गया कि बार बार ऐसा नहीं है कि निवास सीट हमेशा से ही कांग्रेस या हमेशा से ही बीजेपी के पास रही हो, इसलिए ये भी पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्याशियों में दम नहीं था, सिर्फ पार्टी जो आला कमान है, नेता हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को काम करवाने के लिए? देखिए, जो जनता जिनको चुनती है क्षेत्र के विकास के लिए, निश्चित उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्र का विकास करें। और ये लगातार जितना लंबा समय आदरणीय कुलस्ते जी को निवास क्षेत्र और पूरा मंडल लोकसभा दिया, शायद ही और किसी अन्य जनप्रतिनिधि को, किसी दल के जनप्रतिनिधि को इतना लंबा समय नहीं मिला है जो इनको मिला है। लेकिन एक वेल एजुकेटेड होने के बाद भी क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं है। ना निवास की बात करें हम तो ना अच्छे से शिक्षा व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। लोग यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर काम में जाते हैं, लोगों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है और इन सब में काम करने की जरूरत है। कमाल है, अशोक मर्सकोले जी आप ही की पार्टी के और यहाँ से उम्मीदवार थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो फिर आपके पार्टी के प्रत्याशी जो विधायक रहे उनके कामों पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है लगभग 14-15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही है और इन 14-15 महीने में जितना हो सका है उन्होंने, चूंकि आदिवासी बेल्ट है और इन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन सरकार गिर जाने की वजह से विकास के कार्य नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये आपका कहना है कि 15 महीने की, यानी आप जब सरकार में होंगे तो ही कोई विधायक जनता के मुद्दों पर काम कर सकता है। ये आप जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा गले उतरने वाली तो नहीं है। खैर, लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से भी उम्मीदवार जुड़े, हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़े हुए हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उम्मीदवार जो हैं भीष्म जी, माफ कीजिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश टेकाम जी। बहुत बहुत स्वागत कमलेश टेकाम जी। अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी धन्यवाद।
अब आपकी बारी है सर। जनता ने तो खैर अब ईवीएम में आपकी किस्मत कैद कर दी है। अब 3 तारीख को जो होगा आपकी किस्मत में लिखा जनता ने वो सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि आप भारी पड़ेंगे इन तमाम लोगों पर, या भारी पड़े हैं? अब जनता ने आपको चुना है, अब बाकी उम्मीदवारों को चुना है, क्योंकि एक तरफ नारायण सिंह पट्टा थे और दूसरी तरफ विजय आनंद मरावी थे और तीसरी तरफ आप हैं। हालांकि पिछली बार भी आपको 3rd नंबर पर हमने देखा है। निश्चित ही मैम, जहां तक मैं आजाद भारत में जो ट्राइबल एरिया की हालत है वो देखने लायक तो है कि 5-5 साल हमेशा विक्षय विधानसभा में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन जनता ने बस एक बार काम किया भाजपा ने, तो उसके बाद चेंज किया, परिवर्तन कर करके देखा उनने। और इस बार उनकी भी मंशा है कि एक बार सही में परिवर्तन हो, क्योंकि आज तक ऐसा परिवर्तन तो हुआ नहीं कहीं भाजपा या कांग्रेस, क्योंकि रिजर्वेशन सीट है इसलिए कोई ना कोई ट्राइबल नेता ही रहेगा। लेकिन वाकई सरकार की योजनाएं रहती हैं वो धरातल तक अभी तक नहीं पहुंची। सरकार कोई भी रहे, बिजली पानी सड़क ये सब सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं तो देती है, या कोई भी योजना हो, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी प्रत्याशी ने या जनप्रतिनिधि ने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ 70% जनसंख्या है ट्राइबल की। तो वाकई वहाँ देखने लायक ये स्थिति है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि रोड, बिजली, सैकड़ों गांव में आज भी बिजली नहीं है। मतलब 77 साल आजादी के बाद वहाँ का ट्राइबल आज भी अंधेरे में है। तो ये सोचने वाली बात है। तो इस चीज को इस बार समझा है जनता ने, और हमें निश्चित रूप से मौका देने की कोशिश भी किया है। ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, लौट रही हूँ। भीष्म जी, सुना आपने कांग्रेस को भी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी को भी। अब इन दोनों का कहना है कि सरकारें आपकी रही हैं और ये क्षेत्र अभी भी पिछड़ा है। आदिवासियों के लिए आप दावे करते हैं काम करने के लिए, लेकिन उतना काम हुआ नहीं है। अब जनता ने किसे चुना होगा ये तो 3 तारीख को पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर इन मुद्दों पर जनता ने वोट कास्ट किया है तो आपके खिलाफ किया होगा फिर? भीष्म जी, ये कैंडिडेटों का कहना है, उनका अपना व्यू हो सकता है कि वो किस दृष्टि से इसको सोचते हैं जी। मेरा ये है कि यदि जनता के काम इन क्षेत्रों पे नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जब जब नेतृत्व मिला, वो विछिया विधानसभा हो, वो निवास विधानसभा हो या मंडला विधानसभा, हमने हमेशा काम करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और इसका नेतृत्व जो है वो चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, इनके निर्देशों पे हमेशा अच्छे काम हुए। अभी मैं सुन रहा था कमलेश जी कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र पे 5 साल में हर बार सरकार बदली गई है, उसके बाद भी काम नहीं हुए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि विकास किसको कहते हैं, विकास की इनकी क्या परिभाषा है, ये मुझे समझ में नहीं आती। ये बात सच है कि जनता ने अपना वोट दे दिया है और जनता ने जो वोट दिया है वो 3 तारीख को हमको देखने को मिलेगा। हम तो जनता के बीच में जाते हैं और अपने कामों के साथ ही जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने किए गए कार्यों के आधार पर लगातार पब्लिक के बीच में जाती है, जनता के बीच में जाती है। आप जैसा भी सुन रही थी कि लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, हमारी प्रदेश सरकार की ही योजनाओं की यदि हम बात कर रहे हैं तो उनकी लिस्ट इतनी लंबी है, और खास तौर में ट्राइबल क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं है जो योजना नीचे तक ना पहुंची हो। मैं ये कहता हूं कि यदि हम पिछले चुनाव की बात करें पारुल जी, तो आपने देखा होगा कि मंडला जिले में विछिया विधानसभा और निवास विधानसभा में जो नेतृत्व कर रहे थे जनप्रतिनिधि के रूप में, वो कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे। लेकिन उनके बैठने के बाद भी हमारी प्रदेश में सरकार थी, हमारी केंद्र में सरकार थी, और हमारी सरकारों ने कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसा कहीं नहीं हमको लगा कि इनके जो विधायक बैठे हुए हैं उनको उनके क्षेत्र पे कार्य करने की छूट नहीं थी या काम नहीं हुए, चाहे वो नल जल योजना से संबंधित काम हो, चाहे लाडली बहना से योजना संबंधित काम हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे जब आपको अपनी योजनाओं पर इतना विश्वास था और आपको लगता है कि योजनाओं के आधार पर मत प्रतिशत का जो सामने आया है, मत प्रतिशत 80-82% गया है, तो आपने मंडला में सीट चेंज कर दी, यानी अपने विधायक को बदल दिया, और उसके बाद आप फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता को निवास सीट से उतारते हैं, वो भी जब उस सीट पर ये देखा जाए कि उनके लिए और कड़ी चुनौती है, सांसदी का चुनाव लड़े, निवास की विधानसभा से उनको सबसे कम वोट मिले। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि ये जो आप कह रही हैं कि हम किसको चुनाव लड़ाएंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी अपनी रणनीति होती है। हर दल की अपनी रणनीति होती है। रणनीति खैर कुछ भी हो सकती है। जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जिस चेहरे को आप कहते हो कि ये चेहरा हमारा बड़ा है, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का निश्चित रूप से हमारा बड़ा चेहरा हुआ है, आदिवासी क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा चेहरा हुआ है।
और उसमें हमने देखा है कि निवास विधानसभा की जो परिस्थितियां हैं, उस विधानसभा में उनकी जो स्वीकारोक्ति है, उनके परिवार की जो स्वीकारोक्ति है, उस स्वीकारोक्ति के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको लेके आई है। सूर्यकांत जी, सभी जो दल के नेता हैं आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, ठीक है सर, ये मत पेटियों में कैद हो चुका है, ईवीएम में कैद हो चुका है कि आपके लोगों ने कितना काम किया जनता के बीच में। हमारे यहाँ ये नहीं है कि नेतृत्व। ठीक है सूर्यकांत जी, सारी कार्यकर्ता तीनों आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनको लगता है कि ये तीनों सीटें उन्हीं के पास जा रही हैं, लेकिन चुनाव इतना भी आसान नहीं था और बीजेपी को ये समझ आ गया था, इसलिए उन्होंने हर पैतरा जो भी मौर्य थे सारे बाहर निकाल दिए और अब आश्वस्त तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर प्रत्याशी बदलने के पीछे वजहें भी सामने आई थी। आपको क्या लगता है? देखिए पारुल जी, अगर आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है, आपके प्रत्याशियों ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया, तो आप सीटें क्यों हारते हैं? एक सोचनीय बिंदु यह है। दूसरा, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार पर अगर आपने बेहतर काम किया होता तो आपको यह स्थिति नहीं बनती कि आपको एक अपने इतने बड़े नेता कुआं उतारना पड़ता और रनिंग विधायक का टिकट काटना पड़ता। मुझे लगता है दोनों गंभीर प्रश्न है, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। और क्योंकि अब मतदान हो चुका है, जनता ने अपना मत दे दिया है, जनता ने मन बना लिया होगा कि मुझे किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, तो वो एक दिन का और इंतजार है। 3 तारीख की दोपहर तक चुनाव परिणाम सामने होंगे, सारा सच सामने आ जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है किसके साथ नहीं खड़ी है। लेकिन निश्चित रूप से मेरा तो यह मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिस दल के चुने जाते हैं, जिस दल की सरकार बनती है, उसे आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ से सूर्यकांत जी ये भी पता चलेगा कि आदिवासियों में कितनी पकड़ अभी मजबूत है। 2018 के बाद लूज ग्रिप हुई थी आदिवासियों पर बीजेपी की। निश्चित रूप से वही मेरा कहना है कि चुनाव परिणाम यह बता देंगे कि आदिवासी वर्ग का साथ किसको मिला है। खाली निवास मंडला जिले की बात नहीं हो रही, 3 विधानसभा सीट की नहीं, बल्कि उस पूरे अंचल में जितने भी आदिवासी हैं वो किसके साथ है। बिल्कुल पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ या गोगापा के साथ, तो यह तो तय हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाए, जिस भी पार्टी की सरकार बने, उसे यह आत्मलोकन मंथन जरूर करना चाहिए कि उस क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है और चुनाव परिणाम क्यों इस तरह के आए हैं, तो उस पर जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि हर बार जनता मौका नहीं देती है, जनता बदल भी देती है। मेरे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे लूंगी। राहुल, सारी चीजें हो चुकी हैं, अब आने वाली 3 तारीख का इंतजार है, वो भी अब घंटों में सामने आ ही जाएगा। सवाल ये कि उस वक्त जब क्योंकि मत प्रतिशत महिलाओं का भी बढ़कर सामने आया है, आदिवासी किस ओर गए हैं, किस तरह की हवा थी, छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी पर आप निश्चित कर बता दूं, जो महिला में जो लगभग 3 से 4% मतदान बढ़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको आपको लगाया जा रहा है कि जो लाडली बहना है वो भाजपा के लिए टीम साबित हो सकता है। उसको लेकर भाजपा काफी उत्साहित है और हो सकता है कि इसी वजह से भाजपा तीनों विधानसभा में लीड कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चंद सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भीष्म जी आपका भी शुक्रिया। मतदान प्रतिशत बढ़ा है हर सीट पर मंडला की, आदिवासी वोट बैंक यहाँ पर ज्यादा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट कास्ट किया है, रैलियां सभाएं भी खूब हुई हैं, लेकिन जनता ने किसे चुना है ये 3 तारीख को पता चलेगा। 3 तारीख को सुबह से ही लगातार जो भी रुझान होंगे सबसे पहले टीवी पर आप देख पाएंगे। हमारे साथ 3 तारीख को जरूर जुड़िएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।